हेलो एवरीवन। आज जैसे कि हम लोग को पढ़ना था क्या, डायरेक्ट टैक्स में कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी में आगे का पार्ट। इसमें हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम लोगों ने पढ़ लिया था फर्स्ट पॉइंट, कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक टैक्सेबल सैलरी हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट वी हैव लर्न कि बेसिक सैलरी, पेंशन, एन्युटी, बोनस, कमीशन, ये सब क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट पे ये सब ऐड करते हैं। सेकेंड नंबर पे हम लोग क्या ऐड करते हैं? टैक्सेबल अलाउंसेस, है ना। ये भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। नाउ द थर्ड, हम लोग किस पे थे? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स पे। तो चलते हैं, आज हम लोग परक्यूजिट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम परक्यूजिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो परक्यूजिट्स में सबसे पहला परक्यूजिट देखिए क्या होता है। परक्यूजिट सब लोग को क्लियर है, पर्सनल बेनिफिट जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। जो एम्प्लॉयर किसको देता है? अपने एम्प्लॉयज को देता है। किस खुशी में देता है? जाहिर सी बात है, उसका कुछ पोस्ट ऐसा है ना। प्लस उसके कुछ इस तरह की फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा ड्यू टू डेजिग्नेशन। उसका डेजिग्नेशन ऐसा है। तो बहुत सी कंपनियां इस तरह की फैसिलिटीज देती हैं। तो उन फैसिलिटीज के ऊपर कंपनी खर्च कर रही है, आपको सुविधा दे रही है। उस सुविधा का खर्चा कौन उठा रही है? कंपनी। तो कंपनी जो खर्चा उठा रही है ना, वही आपकी सैलरी में क्या होने वाला है? ऐड। इसमें हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा था रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है ना, दिस वन। तो अगर कंपनी ज्यादातर ये जो कॉमन फैसिलिटी है, जो कॉमन परक्यूजेट है, जो ज्यादातर देखने को मिलता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को क्या देती है? रहने के लिए जगह देती है। तो जो रहने के लिए जो जगह दे रही है वो किस में जाएगा? तो रहने के लिए जो जगह दे रही है, जाहिर सी बात है उसका खर्चा कौन उठा रहा है? कंपनी ने ना फैसिलिटी दी है। तो वो फाइनली आपके परक्यूजिट की वैल्यू मानी जाएगी, आपकी सैलरी में क्या होगा? ऐड होगा। लेकिन सवाल तो उस मकान की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? तो यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था, छोटा सा जल्दी से एक रिकैप दे देते हैं। तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसमें क्या होता है कि पहले तो आपको ये देखना है मकान कैसा मिला है, फर्निश्ड मिला है कि अनफर्निश्ड मिला है। देखिए, अनफर्निश्ड मतलब खाली रूम है, और अगर इसमें हम फर्नीचर ऐड कर दे तो क्या कहला जाता है? उसे हम फर्निश्ड हाउस कहते हैं। यानी कि इन दोनों में अगर हम क्या करें, अनफर्निश्ड हाउस प्लस फर्नीचर ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाता है? फर्निश्ड हाउस। यानी ऐसा घर जिसमें फर्नीचर्स भी इंक्लूड है। अगर ऐसा कोई दिया है मकान जिसमें फर्नीचर यानी बेड, सोफा सब कुछ लगा पड़ा है, तो यानी उसको हम फर्निश्ड कहेंगे। और जिसमें ऐसा कुछ नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? अनफर्निश्ड। ठीक है ना। अब जरा देखो यहाँ पे, अब तुम्हें एक और चीज देखना है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बहुत सिंपल सा है कि हम लोग लाइसेंस फीस देखेंगे। लाइसेंस फीस मतलब एज पर गवर्नमेंट रूल। अगर गवर्नमेंट का रूल कहता है आपकी सैलरी का 10% आपके मकान की वैल्यू है, तो ठीक है सर, सैलरी का वही होगा, 10% आपके मकान की वैल्यू मान ली जाएगी। ठीक। तो एज पर गवर्नमेंट रूल। और अगर उसमें फर्नीचर ऐड करके रखा हुआ है, तो कितने का फर्नीचर ऐड किया उसका 10% डेप्रिसिएशन आप निकाल लो। कितना परसेंट? 10%। 10% एप्रिसिएशन उस मकान की क्या होगी? वैल्यू। वो मकान कह रहा हूँ, सॉरी, 10% एप्रिसिएशन फर्नीचर की वैल्यू मानी जाएगी। तो मकान की वैल्यू में फर्नीचर की कॉस्ट का 10% जोड़ लो, आ जाएगा आपका फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू। अब हम बात करेंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो अगेन क्वेश्चन पूछना है, जो मकान आपको रहने के लिए दिया गया है वो मकान किसका है? ओनर ऑफ द हाउस का एम्प्लॉयर है? एम्प्लॉयर का खुद का मकान है? क्या वो जो जगह दिया गया रहने के लिए वो एम्प्लॉयर का खुद का मकान है? अगर उसका खुद का मकान है तो ऐसे में पॉपुलेशन देखेंगे वहां की। अगर पॉपुलेशन लेस देन 15 लाख है तो आपकी सैलरी का कितना 5% निकाल लेना, वही मकान की वैल्यू मानी जाएगी। लेट से सपोज आपकी सैलरी है कितनी? 4 लाख रुपए। तो 4 लाख का 5% कितना होगा? बात समझे ना। तो 4 लाख का 5% 20,000 रुपये, आपके मकान की वैल्यू 20,000 हो गई। 15 से 40 लाख अगर वहां की पॉपुलेशन है, जिस जगह पे आपको रहने के लिए मकान दिया है, वो मकान जो कंपनी का है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे पॉपुलेशन 15 से 40 लाख है, तो 7.5% ऑफ योर सैलरी। यानी अगर 4 लाख रुपए है तो 30,000 रुपये हो गया आपका। अगर सैलरी 4 लाख है तो 7.5% कितना होगा? 30,000 रुपये आपके मकान की वैल्यू होगी। लेकिन अगर वो मकान ऐसी जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन कितने से अधिक है? 40 लाख से अधिक। तो ऐसे में 10% ऑफ योर सैलरी, 4 लाख सैलरी तो 40,000 रुपये आपके क्या हो गए? मकान की वैल्यू हो गई। अब मकान के साथ साथ सपोज करिए उसमें क्या किया गया, उसमें फर्नीचर भी इंक्लूड है। अब कंपनियां क्या होती है, कई बार खरीद के लगा देती हैं, कई बार किराए पे लेके लगा देती हैं। तो खरीद के लगाएंगे तो वही 10% वाला सेम फॉर्मूला। 1 लाख का फर्नीचर मान लो डाल के रख दिया है, तो 1 लाख का 10% 10,000 हो गया। नेक्स्ट, अगर फर्नीचर किराए पे लेके लगाया है, हर महीना उसका किराया कंपनी पे करती है, मान लीजिए 2,000 रुपये। ठीक।
तो 2,000 रुपये हर महीना किराया देती है, तो 2,000 रुपये को मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 12 से, तो हो गया कितना, 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये उस फर्नीचर की वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसका किराया कौन दे रहा है, कंपनी पे कर रही है। अगर कंपनी का खुद का मकान नहीं है, इफ ओनर ऑफ द हाउस इज नॉट एम्प्लॉयर, तो ऐसे में सिंपल सा फॉर्मूला चला देना, 10% ऑफ सैलरी या एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। कंपनी कितना रेंट देती है, आपकी सैलरी का 10%, जो दोनों में से कम होगा। घूम फिर के कहने का मतलब गवर्नमेंट का ये कि किसी भी हालत में मकान की वैल्यू आपकी सैलरी के 10% ज्यादा नहीं होने वाली। समझ रहे हैं ना, आपकी जो मकान की वैल्यू आपकी सैलरी के 10% ज्यादा हम नहीं मानेंगे। बाकी फर्नीचर की वैल्यू वैसे निकालेंगे। ये हो गया रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू निकालते कैसे हैं। फिर इसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या, दिस वन एग्जाम्पल्स हम लोगों ने स्टडी कर ही लिया था, तो एग्जाम्पल्स पे नहीं आते हैं। अगला पॉइंट है एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट। कंसेशनल रेंट क्या होता है, सपोज करिए आपको जो रेंट की सुविधा दी गई, अगर आपको उस सुविधा के लिए आपकी सैलरी से कुछ अमाउंट काटा जा रहा है, आपके मकान की वैल्यू हमने निकाल लिया, मकान की वैल्यू सपोज करो 40,000 आ रहा है। अब इस 40,000 रुपये की जो मकान की सुविधा कंपनी ने दिया, इसे एवज में तुम्हारी सैलरी से हर महीना 2,000 रुपये काटती है, तो 2,000 रुपये हर महीना काट रही थी, 24,000 तो काट ही लिया, तो 40,000 पर क्यूजिट की वैल्यू में से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है ना, जितना आपकी सैलरी से काट दिएगा। आपके मकान की वैल्यू 40,000 थी, आपकी सैलरी से 24,000 रुपये काट लिया गया, तो मकान की आपकी सैलरी में कितना ऐड होने वाला है, 26,000। 26,000 आपकी बेनिफिट है, जो पर्सनल बेनिफिट आपको दिया गया पर क्यूजिट्स, उसकी वैल्यू होगी 26,000। ठीक, नेक्स्ट एकोमोडेशन एंड प्रोवाइडेड इन होटल। होटल वाला भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था कि 15 डेज तक अगर होटल में रुकना पड़ा बिकॉज ऑफ ट्रांसफर, तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी, आपकी सैलरी में कुछ भी नहीं ऐड होगा। लेकिन अगर इतने दिन से ज़्यादा का ठहराया गया, तो जितने दिन भी आपको ठहराया गया उतने दिन की सैलरी का 24% निकाल लीजिएगा, 24%, या होटल चार्जेस, जो दोनों में से क्या होगा, विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम होगा। ठीक, तो ये भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। ट्रांसफर जॉब अगर होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो बोला गया फर्स्ट 90 डेज तक हम किसी एक मकान की वैल्यू को ही परक्यूजिट मानेंगे, लेकिन अगर 90 डेज के बाद भी दोनों ही मकान पे तुमने कब्जा किया हुआ है ना, तो ऐसे में क्या होगा, दोनों मकान की वैल्यू आपकी सैलरी में क्या होगा, इंक्लूड किया जाएगा, दोनों की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम लोग ने पढ़ा था क्या, ये तो ट्रांसफर जॉब वाला हो गया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्या, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज, यूनियन मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, इनको जो भी मकान की सुविधा दी जाती है उसकी वैल्यू पूरी तरह से क्या होती है, इनके लिए एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है ना। फिर अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो माइन साइट, डैम साइट, ऑन्स और ऑयल एक्सप्लोरेशन पे काम कर रहा है, रिमोट एरिया में अगर उसको मकान दिया गया, तो उसकी सैलरी पूरी तरह से क्या होगा, उसके लिए वो सुविधा एग्जेम्प्ट है, उसकी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होएगा, है ना। लिविंग इन अ टेम्पररी स्ट्रक्चर, और अगर आप 8 किलोमीटर के म्यूनिसिपल एरिया में आते हैं तो, है ना, अप टू 8 किलोमीटर ऑफ म्यूनिसिपल एरिया, और आपको ऐसी जगह दिया गया रहने के लिए जहाँ स्पेस कितना दिया गया आपको, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन है, पहला तो होता है टीन शेड, शेड नहीं बना देते, शेड, और उसमें 800 स्क्वायर फीट की जगह आपको दी गई है, तो वो भी पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है, आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी केस होगा तो वैसे ही कैलकुलेट किया जाएगा जैसे पीछे हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, है ना, सेम। तो यहाँ तक ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये तो एक तरह से रिकैप था। अब चलिए देखते हैं मेडिकल, ये जो आज का जो टॉपिक था वो है मेडिकल ट्रीटमेंट, ये हम लोग को समझना था, ठीक है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में है क्या, बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल रीइंबर्समेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट आपका इलाज कराया जा रहा है, और रीइंबर्समेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी कई बार कहता है जो भी मेडिकल का खर्चा है अपने जेब से पहले खर्च कर दो, बिल दिखा देना, कंपनी विल पे। तो पहले जो खर्चा हो रहा है मेडिकल का, आप खर्चा उठा लो अपना, जो भी पैसे खर्च हो रहे खर्च कर दो, बिल ला के दिखा देना, बिल का पेमेंट फिर कंपनी कर देती है, इसको हम बोलते हैं रीइंबर्समेंट, ठीक है। अब इसमें देखिए फॉलोइंग आर फुल्ली एग्जेम्प्ट, कौन सा है, अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, सुन लो, अगर एम्प्लॉयर आपका मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम का पेमेंट करता है, तो आपकी सैलरी में कुछ भी नहीं ऐड होने वाला, आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड होने वाला नहीं, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अब आपकी कंपनी ने आपका मेडिकल इंश्योरेंस करा दिया, उसका हर महीने सपोज करो हर साल करीबन 10,000 रुपये या 12,000 रुपये या 15,000 रुपये कंपनी पे करती है, तो आपकी सैलरी में कुछ ऐड होगा, कुछ नहीं ऐड होगा, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है।
फिर अगेन देखो मेडिकल इंश्योरेंस फिर क्या लिखा है, इस बार लिखा है ना कि पेड बाय द एम्प्लॉय। इस बार किसने उसका पेमेंट किया, एम्प्लॉय ने, और हिज फैमिली मेंबर, एंड देन क्लेम फ्रॉम द कंपनी। एक होता है कंपनी खुद ही हेल्थ इंश्योरेंस करा देती है, उन्हीं का कंपनियों से टाई अप रहता है ना। और एक कंपनी कई बार कहती है अपना जाके कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस ले लो किसी भी कंपनी का जो तुमको अच्छा लगता है, और फिर बिल दिखा देना कंपनी बिल पे। यानी इस बार वो आपके ऊपर छोड़ दी कि हेल्थ इंश्योरेंस तुम किसी भी कंपनी का जो तुम्हें सही लगता है ले लो, आईसीआईसीआई का ले लो, है ना, या मैक्स का ले लो, या किसी का ले लो जो तुमको सही लगता है, और फिर जैसे ही ले लेना उसका बिल पे दिखा देना कंपनी को, कंपनी उसको रिम्बर्स कर देगी, यानी रिम्बर्समेंट। तब पर भी ये पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है, आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड होने वाला नहीं है। फिर है फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, या तो एम्प्लॉय का मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है या उसकी फैमिली मेंबर्स का ट्रीटमेंट हो रहा है विद इन इंडिया इन द हॉस्पिटल ऑफ एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, जैसे टाटा, टाटा का हॉस्पिटल चलता है ना, टाटा हॉस्पिटल है ना, टाटा के हैं, रिलायंस के हैं, बहुत सारी कंपनियों के हॉस्पिटल्स हैं, है ना। और अगर हम बात करें क्या इसी तरीके से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी तो होता है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं बहुत से, है ना, जैसे रेलवे वालों का रेलवे हॉस्पिटल है, आर्मी वालों का आर्मी हॉस्पिटल होता है ना, तो उसमें वो लोग वहाँ इलाज कराते हैं। तो अगर एम्प्लॉयर का जहाँ पे तुम नौकरी कर रहे हो जिस बंदे के यहाँ उसी का हॉस्पिटल है वो, उसके हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, चाहे वो एम्प्लॉय का हो रहा है चाहे एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स का हो रहा हो, पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है सर। आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड होने वाला है, चाहे जितना खर्चा उस पर आए। सपोज इलाज पे खर्चा हुआ 60,000 रुपये, सारा कंपनी का हॉस्पिटल का खर्चा था, तो आपकी सैलरी में कुछ ऐड होगा क्या, नहीं, कुछ नहीं ऐड होगा, पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है। या फिर एक और बात ध्यान रखना, एक तो एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है, दूसरा पॉइंट, अगर क्या है कोई प्रिस्क्राइब डिजीज हो। प्रिस्क्राइब डिजीज मतलब क्या होता है, जो मेंशन है रूल 3A में, इनकम टैक्स का सेक्शन है, इसमें रूल है रूल 3A। तो रूल 3A में कुछ बीमारियां दी गई हैं, अगर वो सारे रिलेटेड बीमारियां अगर हैं, तो उन बीमारियों से रिलेटेड अगर उस तरह के अगर कोई इलाज अगर करा रहे हो, इसमें जैसे लाइक टीबी है, टर्बिकुलोसिस है ना, फिर इसके बाद कैंसर है, और भी कई इस तरह की बीमारियां, फिर ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो उसमें वो सब उसमें शामिल किया गया है। तो अगर इस तरह के प्रिस्क्राइब डिजीज का अगर तुम इलाज करा रहे हो, और हाँ उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए तुम्हारे पास कि इस तरह की बीमारी तुमको है ना, बाय हॉस्पिटल इज फुल्ली एग्जाम्ड, आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगी, पूरी तरह से एग्जाम्ड है, चाहे वो एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल हो या ना हो। होता है ना कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में तुम इलाज करा रहे हो, और उसका खर्चे का तुम क्या कर रहे हो, उस खर्चे का बिल कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है, आपकी सैलरी में कुछ भी नहीं ऐड होगा। क्यों, क्योंकि कौन सी डिजीज है, प्रिस्क्राइब डिजीज है। इन अदर केस सपोज ना तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, ना तो प्रिस्क्राइब डिजीज है, लेकिन इलाज कराया, उसका खर्चा हुआ, खर्चे का रिइम्बर्समेंट कंपनी ने कर दिया, तो मैक्सिमम कितना एग्जाम्प्ट रहेगा, 15,000 रुपए तक। कितने तक, 15,000 तक, सालिना। तो 15,000 रुपए तक तुम एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हो। सपोज कोई प्रिस्क्राइब डिजीज नहीं था या इस तरह का कुछ नहीं था, करीबन खर्चा हुआ तकरीबन 40,000 रुपए, कंपनी ने उसका रिइम्बर्समेंट कर दिया, तो 15,000 उसमें से हटा देना, बाकी बचा कितना, 25,000 रुपए, वो अपनी सैलरी में क्या कर लेना, ऐड कर लेना। ठीक, तो ये हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट वाला पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, मेडिकल रीइंबर्समेंट। ठीक है सर, मेडिकल रीइंबर्समेंट क्या है, मेडिकल बिल्स रीइंबर्समेंट। कई बार क्या मेडिकल बिल्स आते हैं ना, उनका रीइंबर्समेंट कंपनी ने कर दिया फ्रॉम द एम्प्लॉयर अप टू 15,000 पर एनम इज एग्जेम्प्ट। यहाँ पे भी वही 15,000 का नियम है ना। डॉक्टर्स, केमिस्ट, हॉस्पिटल बिल सब कवर कर लो यहाँ पे। इवन मेडिकल बिल्स ऑफ फैमिली मेंबर इज ऑल्सो कवर। जरूरी नहीं ना एम्प्लॉय का ही बीमार हो, एम्प्लॉय की फैमिली मेंबर में कोई प्रॉब्लम है, उसका इलाज हुआ, तो भी 15,000 रुपए तक ही एग्जामेशन मिलेगा, उससे ज्यादा का एग्जामेशन नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, जितना भी कंपनी ने खर्चा उठाया हो उतने का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको समरी वे में ऐसे देख सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस पहला नंबर तो क्लियर है, मेडिकल इंश्योरेंस चाहे कंपनी करे चाहे तुम खुद करो, तो मेडिकल इंश्योरेंस डन डायरेक्टली बाय द कंपनी ने कर दिया तुम्हारा, तो भी एग्जाम्प्ट है सर, फुल्ली एग्जाम्प्ट, विदाउट एनी लिमिट, कोई लिमिट नहीं है जितना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया। मेडिकल इंश्योरेंस डन बाय द एम्प्लॉई एंड देन reimbursed बाय द फ्रॉम द कंपनी, तब भी पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है सर। मेडिकल इंश्योरेंस पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है, आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट देखिए आगे क्या, मेडिकल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल इन इंडिया। मेडिकल अगर क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है सर, मेडिकल ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है,
ऐसे हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल कहाँ पे है, इंडिया में, तो क्या होगा सर, इन एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल सर एग्जाम्ड है, एग्जाम्ड है ना, अगर कहाँ पे हो रही है, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में हो रही है। सेकेंड नंबर, अगर फॉर प्रेस्क्राइब डिजीज हो, और हाँ सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए कि इस तरह की बीमारी आपको है या आपको आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी है, तो ऐसे केस में भी एग्जाम्ड होगा विदाउट एनी लिमिट। अदर केस में एग्जाम्ड है कितना, सिर्फ 15,000 रुपए तक। क्लियर, समझ गए, ये है एनुअल लिमिट। अगला पॉइंट क्या होगा, फैमिली। यहाँ पे फैमिली बोल रहा है ना कि फैमिली मेंबर्स, तो फैमिली मेंबर्स में कौन कौन आएगा, ये भी तो जानना जरूरी है। तो फैमिली मेंबर में देखो, पहला तो हेयर फैमिली मीन सेल्फ, पहले तो वो खुद एम्प्लॉय खुद होगा, स्पाउस जीवन साथी, फिर इसके बाद चिल्ड्रेन बच्चे, दे मे बी डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो इंडिपेंडेंट है, वो तो फैमिली में आएंगे, है ना। नेक्स्ट, पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर तभी आएंगे जब वो डिपेंडेंट होंगे आपके ऊपर। बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर। नाउ ग्रैंड पेरेंट ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ आर नॉट कवर्ड, ठीक है। तो चलिए इस पे छोटे से एग्जांपल्स पहले स्टडी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला दे रखा है, बेसिक सैलरी कितनी, 20,000 पर मंथ है, और एनुअल मेडिकल रिइंबर्समेंट क्लेम किया 25,000। कैलकुलेट द सैलरी कितना होगा। अब इन्होंने देखो सीधा सीधा बोल दिया कि एनुअल इन्होंने सालिना कितना इन्होंने क्लेम किया, 25,000। कहीं बोला क्या कि स्पेसिफाइड डिजीज है कि नहीं है, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है, कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला। 15,000 छोड़ दो, 10,000 रुपये टैक्सेबल हो गया, 25,000 में 15,000 तो हटा दोगे ना, 15,000 एग्जाम्प्ट हुआ ना, तो 10,000 रुपये टैक्सेबल हो गया। तो यहाँ पे सैलरी आएगी 12 महीने की कितनी, 2,40,000, और इसमें माइनस कर दोगे कितना, 15,000 हटा दोगे तो बचा कितना, 10,000। तो इनकी पूरी सैलरी कितनी हुई साल की, 2,50,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, बेसिक सैलरी 20,000 है, एनुअल मेडिकल रिइंबर्समेंट क्लेम कितना किया, 25,000 रुपये, मेडिकल इंश्योरेंस डन 10,000 बाय द एम्प्लॉय एंड क्लेम फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो ये तो पूरा एग्जाम्प्ट हो गया सर, ये तो छोड़ ही दो, पूरा एग्जाम ना। इसमें माइनस कर दोगे कितना, 15,000, सॉरी, तो सेम आंसर आएगा 2,40,000, और इसमें माइनस हुआ तो कितना बचा, बस टोटल कर दो कितना हो गया, 2,50,000। ये 10,000 से कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस है सर। मेडिकल इंश्योरेंस पूरी तरह से क्या होता है, एग्जाम्प्ट, आपकी सैलरी में नहीं ऐड होने वाला। वही देखो सॉल्व किया हुआ है, 15,000 मेडिकल रिइंबर्समेंट, यही यहाँ पे भी सेम आंसर आ रहा है, सेकेंड वाले में भी सेम आंसर है, मेडिकल इंश्योरेंस पूरी तरह से क्या था, एग्जाम था। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक सैलरी कितनी है, 20,000 पर मंथ है, तो ये तो सर फुल्ली टैक्सेबल होता है, पता है सबको। एम्प्लॉय बिकम इल एंड वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, द एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस ऑफ 50,000 रिम्बर्स बाय द कंपनी। बीमार पड़ा, उसका जो इलाज उलाज हुआ, उसका 50,000 रुपये रिम्बर्स कर दिया कंपनी ने, समझ गए। इन एडिशन एम्प्लॉय ऑल्सो क्लेम मेडिकल बिल्स रिम्बर्समेंट बाय द कंपनी 25,000, कैलकुलेट द, तो टोटल कितना कंपनी ने रिम्बर्स किया, 50,000 प्लस 25,000, टोटल मिला के कितना हुआ, 75,000। कहीं बोला स्पेसिफाइड डिजीज है, कहीं बोला एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है, कितना एग्जाम रहेगा, 15,000 हटा दो, बचा 60,000, तो 20,000 रुपये सैलरी पर मंथ है, 2,40,000 प्लस कितना ये 50 और 75, कितना हो गया, मतलब टोटल मिला के 75,000 ना, उसमें से माइनस हो जाएगा 15,000, तो कितना बचा, 60,000 रुपये ना, और इसमें कितनी आ रही थी, 2,00,000। आपकी सैलरी टैक्सेबल कितनी हुई, 3,00,000। हम्म, तो मैंने दिखाया कैलकुलेशन, 240 से 75 में से पहला कह रहा है कि सपोज सर्टिफिकेट रिसीव फ्रॉम द हॉस्पिटल, ठीक है, 50,000 रुपये। यहाँ पे मान लो ट्रीटमेंट फॉर द प्रिस्क्राइब्ड, मान लो ट्रीटमेंट किसका होता है, प्रिस्क्राइब्ड डिजीज का होता है, इन अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल में होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, सर्टिफिकेट रिसीव फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट मिल गया कि वो जो उनको बीमारी थी वो प्रिस्क्राइब डिजीज का था, तब ऐसे केस में क्या होता,
तब उस केस में तो जितना भी 50,000 था वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाता। जो एडिशन में जो क्लेम मार रहे हो मेडिकल बिल्स का अलग से, कौन सा, हाँ मेडिकल बिल्स, उसमें कितना होता है 15,000 रुपये। तो यहाँ देखो 75,000 टोटल हो गया, कितना एग्जाम्प्ट कर दिया, कैसे 65 हो गया, 50,000 आपका प्रिस्क्राइब डिजीज वाला हॉस्पिटल का खर्चा, 15,000 रुपये मेडिकल बिल्स का जो रिम्बर्समेंट है उसमें 25,000 हुआ था, लेकिन 15,000 ही एग्जाम्प्ट होगा, 65,000 एग्जाम्पशन, 10,000 रुपये टैक्सेबल। लेकिन अगर प्रिस्क्राइब डिजीज नहीं होता तो 75 में से 15,000 ही लेस होता, और सैलरी टैक्सेबल होती है कितनी, 3 लाख, जो हम लोगों ने लगाया। तो ये हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया। ठीक, अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया। देखो जब मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया हो रहा होगा तब वहां पे एक और नाम आ जाएगा। वहां कौन आ जाएगा, ये साहब आ जाएंगे, आरबीआई। क्यों आरबीआई आ जाएंगे, क्योंकि पता है इंडिया से जब बाहर जब कोई भी ट्रीटमेंट होगा तो वहां पे फॉरेन करेंसी आएगी, और फॉरेन करेंसी सबको पता है, फॉरेन करेंसी पे कंट्रोल किसका होता है, आरबीआई का, है ना। तो फॉरेन करेंसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे द एम्प्लॉयर पे द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर पे कर रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर, इट इज एग्जेम्प्ट अप, एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। यानी यहाँ पे लिमिट कौन तय करेगा, यहाँ पे लिमिट आरबीआई तय करेगा। आपने कहा विदेश में जो खर्चा हुआ टोटल मिला के आप बोल रहे 2.5 लाख रुपए खर्च हुआ, आरबीआई ने बोला नहीं सर 2 लाख रुपए ही हम लिमिट देंगे। तो 2 लाख एग्जाम्प्ट हो गया, 50,000 आपकी इनकम में सैलरी में ऐड होने वाला है, ऐसे समझ लो। ठीक, एक्सपेंसेस ऑन स्टे, वहां पे रहने का खर्चा होता है ना, विदेश में जाओगे तो रहना भी तो पड़ेगा, तो वहां पे रहने का खर्चा होता है। और पेशेंट और प्लस 1 अटेंडेंट, एक तो पेशेंट हो गया प्लस एक कौन हो गया, अटेंडेंट, टोटल कितने लोग का खर्चा, 2 लोग का खर्चा इज ऑल्सो एग्जाम टू द एक्सटेंड परमिटेड बाई आरबीआई। इसका भी लिमिट कौन बताएगा, आरबीआई। एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेवल, आने जाने का भी तो खर्चा आएगा, वो भी एम्प्लॉयर ने पे कर दिया तुम्हें। देन एग्जाम इफ ग्रॉस टोटल इनकम इज विदाउट इंक्लूडिंग द ट्रेवल एक्सपेंसेस 2 लाख, ये ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को बिना जोड़े अगर तुम्हारा टोटल इनकम 2 लाख रुपए तक है, तब तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जो भी कंपनी ने उठाया वो आपकी सैलरी में एड होने वाला कुछ नहीं है। 2 लाख रुपए का तो इसका मतलब बहुत गरीब एम्प्लॉय। अब उसके आने जाने का भी खर्चा उसमें जोड़ देखो तो जितनी सैलरी नहीं उतने से ज्यादा क्या हो जाएगा उसका, है ना, ये सारे खर्चे हो। तो इसलिए 2 लाख तक है तब तो मत ऐड करना, 2 लाख से ऊपर है तब आपकी वो ट्रेवलिंग खर्चा जो कंपनी ने उठाया वो आपकी सैलरी में ऐड होने वाला होगा। एक समरी में आप इस चार्ट से समझ सकते हो, एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट और एक्सपेंसेस ऑन स्टे, ये दोनों क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, जो जिसकी लिमिट कौन तय करेगी, आरबीआई। आने जाने का खर्चा तभी ऐड होगा जो आपकी सैलरी 2 लाख से ऊपर हो, 2 लाख से कम होगा तो ये सब ऐड होने वाला नहीं है। ठीक, बाकी फैमिली में क्या है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, फैमिली का मतलब क्या होता है पीछे ऑलरेडी बता चुके हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल, एम्प्लॉय रिसीव बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, कितनी टोटल सैलरी है, 2,40,000। ही वॉज सेंट फॉर अ मेडिकल ट्रीटमेंट आउट ऑफ द कंट्री, तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कहाँ भेजा गया, आउट ऑफ कंट्री, बाहर। ही इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस एंड रिइंबर्स्ड बाय द कंपनी। कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट कितना खर्चा हुआ, 1 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ स्टे 80,000, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल 30,000। सही है, क्वेश्चन समझ में आया ना। अब इसमें एज पर आरबीआई 70,000 रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट, इन्होंने 1 लाख रुपए कंपनी ने पे किया, लेकिन गवर्नमेंट आरबीआई कितना बोलती है, 70,000 परमिट होगा। स्टे का खर्चा 60, यहाँ 80,000 रुपए खर्चा किया कंपनी ने, लेकिन आरबीआई कितना लिमिट कर रही है, तय 60,000। जितना आरबीआई करती जा रही है वो एग्जेम्प्ट हो गया, अब जो बचा हुआ टैक्सेबल होगा। ही हैड इंटरेस्ट इनकम 5,000 ऑन एफडी, ये अदर सोर्स की इनकम बता रहा है कि उस एम्प्लॉय का एफडी के ऊपर ब्याज भी 5,000 रुपए बन जाता है। वो इसलिए बता रहा ताकि तुम उसकी इनकम कैलकुलेट करो कि 2 लाख से कम है कि 2 लाख से ऊपर। ठीक है, तो इस तरफ देखो, इसमें सॉल्यूशन दिया है। बेसिक सैलरी 2,40,000 रुपए हो ही गया, मेडिकल ट्रीटमेंट कितना, 1 लाख ना, आरबीआई ने कितना एग्जाम्प्ट किया, 30,000 रुपए आपकी सैलरी में ऐड हो गए। स्टे का खर्चा 80,000, 60,000 रुपए एग्जाम्प्ट आरबीआई ने तय किया,
20,000 रुपये टैक्सेबल हो गया। टोटल सैलरी कितनी होगी? 2,90,000। एड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 5,000 रुपये इंटरेस्ट की इनकम आई, 2,95,000 रुपये, कितनी हो गई? सिंस जीटीआई विदाउट इंक्लूडिंग, अभी देखो ट्रेवल एक्सपेंस हमने नहीं जोड़ा ना, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस बिना जोड़े अभी इनकम कितने से अधिक है आपकी? 2 लाख से अधिक हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब है आने जाने का खर्चा जो कंपनी ने उठाया है वो आपकी सैलरी में ऐड होने वाला है। यानी इस बार ट्रेवल एक्सपेंसेस को क्या कर दिया हमने, 30,000 रुपये, पूरा कुछ भी एग्जाम नहीं, पूरा 30,000 रुपये ऐड होगा। 3,20,000 रुपये, 5, 3, 25, इस साल आपको टैक्स कितने पे देना है? 3,25,000 की इनकम पे। लेकिन अगर यहाँ पे बंदे की सैलरी कम होती, जैसा कि अगले केस में समझाया, सपोज करो बंदे की सैलरी होती 10,000 रुपये महीना, ठीक, तो आपको पता है बेसिक सैलरी यहाँ पे कितना है? 1,20,000 रुपये पूरा कर लीजिए ऐड। फिर क्या होगा? मेडिकल ट्रीटमेंट 30,000, मेडिकल स्टे 20,000, 1,70 हुआ, 5,000 रुपये इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्स 1,75। क्या इसकी इनकम 2 लाख क्रॉस किया? तो यानी आने जाने का जो खर्चा कंपनी ने दिया वो आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगा, एग्जाम्प्ट है, यानी घूम फिर के वही इनकम बनेगी आपकी। सही है ना? जो 30,000 ट्रेवल मिला वो पूरा का पूरा क्या हो गया? एग्जेम्प्ट। आपकी सैलरी में कुछ भी आने जाने का खर्चा ऐड नहीं होने वाला, बिकॉज आपकी सैलरी, आपकी इनकम, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितने से कम है? 2 लाख से कम है। तो ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? मेडिकल ट्रीटमेंट वाला, है ना? अब इंटरेस्ट ऑन लोन नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है ना? अब एक छोटा सा मैं आपको टेस्ट दूंगा, वो थोड़ा सा आप सॉल्व करिए।